नमस्कार, मेरा नाम अनिल सिंह टबोला है और मैं सीनियर रेडिएशन थेरेपिस्ट हूँ वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल एंड सावेना सेंटर में। आज हम बात करेंगे स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसिटी के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर महीप गौर। डॉक्टर महीप गौर डायरेक्टर हैं वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल एंड सावेना सेंटर में और सर देश के माने जाने कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन भी हैं। तो सर नमस्कार आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेडियो सर्जरी क्या है, ये टेक्निक कब शुरू हुई थी, इसके फायदे और नुकसान क्या है और किन किन मशीनों से हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी डिलीवर कर सकते हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी ये शब्द प्रोफेसर लार्स लेक्सेल ने 1951 में स्टॉकहोम में डिफाइन किया। द पर्पस वाज कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, मेटालिक इंस्ट्रूमेंट के हम कर पाए, इसलिए उन्होंने रेडिएशन से एक ब्रेन के अंदर छोटे लीजन बनाने के लिए डैमेज करने का टेक्निक निकाला, जो उनके लेक्सेल फ्रेम के ऊपर बेस्ड था। काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने गामा नाइफ नाम की एक मशीन बनाई, जिससे कि हम काफी इंटेंस रेडिएशन ब्रेन के अंदर एक डिफाइंड टारगेट पे दे सकते हैं, जिससे कि वो ब्रेन जो है वहां पे कट जाए और एक अच्छा सा लीजन बन जाए। उस समय बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही थी न्यूरोलॉजिकल डिसीज जैसे पार्किंसन, पेन, ट्रेमर, इस तरह के उस पे, और ज्यादातर सभी के लिए मेटल के प्रोब यूज होते थे। तो डॉक्टर लेक्सेल ने रेडिएशन द्वारा इस तरह की चीज क्रिएट करने की कोशिश करी, जिसको कि हम आज स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के नाम से जानते हैं। रेडियो सर्जरी मीन्स रेडिएशन के द्वारा सर्जिकल ट्रीटमेंट, और स्टीरियोटैक्टिक वर्ड यूज करते हैं हम नेविगेशन के लिए। जो 3 डायमेंशन में नेविगेशन करके हम किसी टारगेट पे पहुंचते हैं, उसको स्टीरियोटैक्टिक डिफाइन किया जाता है। तो दोनों को मिला के स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कहा जा रहा है, क्योंकि हम ये जो बीम्स फोकस कर रहे हैं ये 3 डायमेंशंस में और स्पेस में डिफाइन होती है, और उसके हेल्प से हम उसको फोकस करते हैं वहां पे जहां पे हमें तेज टारगेट देना है। जब उन्होंने इस टेक्निक में रिसर्च करी तो उन्होंने ये पता करा कि अगर हम क्रॉस फायरिंग करें, मतलब एक ही स्पॉट पे कई एंगल से रेडिएशन दें, तो उस जगह को हम काफी इंटेंस रेडिएशन दे सकते हैं। साथ ही हम आसपास के ब्रेन के टिश्यू को बचा सकते हैं, बिना किसी नुकसान के हम इंटेंस रेडिएशन देके एक छोटी सी जगह को कट भी कर सकते हैं, जिसी की वजह से हम लोग उसको रेडियो सर्जरी की पहली मशीन को गामा नाइफ का नाम दिया। तो उस मशीन से हम लोगों ने तरह तरह से रेडिएशन करने की कोशिश करी, और बहुत सारी बीमारियां जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस है, पार्किंसन और ट्रेमर के अलावा ट्यूमर्स का, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन का भी इलाज शुरू हुआ। करीब 1969 में ये रेगुलर यूज में मशीन बनाई गई, और उसके बाद से गामा नाइफ बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि रेडिएशन की मशीनें यूज नहीं होती थी, परंतु जो गामा नाइफ था उसकी वजह से हमें ये मालूम पड़ा कि हम कैसे ज्यादा एक्यूरेटली इलाज कर सकते हैं और मशीन को बिना पेशेंट को नुकसान पहुंचाए ज्यादा तेज रेडिएशन दे सकते हैं। पहले रेडिएशन केवल कैंसर के इलाज में यूज होता था। गामा नाइफ बनने के बाद फंक्शनल डिसीज के अलावा बिनाइन ट्यूमर्स, एकॉस्टिक शॉनोमा, मेनिंजियोमा, ऐसे कई, पिट्यूटरी एडेनोमा, ऐसी कई डिसीजेज जहाँ पे कि ट्यूमर गहराई में है और वहां पहुंच के ऑपरेशन करने से मरीज को नुकसान भी हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए इसका यूज होने लगा और ये मशीन बहुत पॉपुलर हो गई। धीरे धीरे चल के नई मशीन्स आई, जैसे कि साइबर नाइफ नियरली 2004 में ये FDA अप्रूव होके और पॉपुलर हुई है, जब पूरे वर्ल्ड में मशीनें लगनी शुरू हुई हैं, जिसमें एक रोबोट है जो कि जो गामा नाइफ का फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है उससे आगे बढ़ के कई और एंगल से रेडिएशन को फोकस कर सकता है, और उससे एक इंडिपेंडेंस मिली ट्रीटमेंट में, जिससे कि हम जो लिमिटेड एरिया हम गामा नाइफ के डिजाइन के हिसाब से यूज कर पाते थे, अब हम उससे ज्यादा गहराई में, उससे बड़े ट्यूमर, उससे ज्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। उसी के बाद ज़ेपेक्स नाम की मशीन भी आई। एक मशीन एक्स-5 भी कहलाती है, जो कि नॉर्मल रेडियोथेरेपी मशीन के अंदर नए सॉफ्टवेयर और एक्यूरेट मशीन सिस्टम्स डाल के हम गामा नाइफ जैसा ही रेडिएशन डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल ये सारी मशीनें जो कि एक दिन में रेडिएशन करने के लिए कैपेबल है, इनको हम लोग रेडियो सर्जरी कहते हैं, और
उनसे हम एक वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स आजकल ट्रीट करते हैं, कैंसरस, नॉन कैंसरस, फंक्शनल डिसीजेज, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन, सभी कुछ ट्रीट कर सकते हैं। इसका मेन यूज ब्रेन में है। ब्रेन एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और उसमें जब भी हम ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं हमें कई तरह से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने रेडियो सर्जरी टेक्निक को ज्यादा अपनाया और सडनली बहुत फ्रीडम मिल गया हमारे न्यूरो सर्जन्स को कि हमें ब्रेन खोलना ना पड़े, मरीज को ब्रेन में नुकसान ना हो और ट्यूमर्स को हम लोग आराम से ट्रीट कर सकें। इस वजह से गामा नाइफ और स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी की और मशीनें धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। आज ये एक रेगुलर ट्रीटमेंट है और आज हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ये नहीं है कि अगर हम ऑपरेशन नहीं कर पाए तभी हम ट्रीट करेंगे। पहले हम लोग जब यूज करते थे कि ऑपरेशन के बाद बच्चे कुछ ट्यूमर का इलाज करते थे, पर अब हम डायरेक्टली प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर महीप सर, हमें ये बताइए कि किन मरीजों के लिए इस SRS टेक्निक का हम उपयोग कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन सा ऐसा कैंसर है जिसके लिए ये तकनीक जो है काफी अच्छी साबित हो रही है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? जैसा मैंने आपको पहले बताया, पर्पस जो था रेडियो सर्जरी का वो ये था कि हम फंक्शनल डिसीजेस को बिना, और जिनमें ट्यूमर नहीं है, कोई ऐसा लीजन नहीं है, उसके लिए हम ब्रेन काटते थे तो उसको बचाने के लिए हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सके। परंतु जब उसके बाकी साइंस और बायोलॉजी उसकी स्टडी हुई तो हमें मालूम पड़ा कि हम वेस्कुलर मालफॉर्मेशन और कई तरह के ट्यूमरों का इलाज कर सकते हैं। आज की तारीख में जो पॉपुलर ट्रीटमेंट्स हैं उनमें वेस्कुलर मालफॉर्मेशन, एकॉस्टिक श्वानोमा, मेनिंजोमा, पिट्यूटरी एडेनोमा, ये करीब 80% इस पूरे स्पेक्ट्रम को बनाते हैं। बाकी और ट्यूमर्स जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, मेटास्टेसिस हैं, बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनका कि हम बहुत सक्सेसफुली इलाज कर सकते हैं। सवाल ये है कि हमें किसका इलाज करना है, किसका नहीं करना है। कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जिनका कि हम कभी भी इलाज करने के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते। एक छोटा सा एकॉस्टिक, छोटा मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी एडेनोमा पड़ा हुआ है, उसको हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते कि भाई इसको कर देना चाहिए हमें, बिना ऑपरेशन के हम ठीक कर दें, जब तक जरूरत नहीं है हम क्यों किसी का सिर खोलें। परंतु अभी भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो थोड़ा लेट आते हैं हमारे पास, जिनके ट्यूमर थोड़े बड़े होते हैं, उनके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि इनका हम डायरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है कि हमने कितने साल से ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम कितनी सफलता से उसको कर पाएंगे, क्या हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसको हम कितना डोज दें जिससे कि नुकसान ना हो। हमें ये बैलेंस करना पड़ेगा कि ये ट्यूमर जल्दी छोटा होने की जरूरत तो नहीं रखता। मतलब ये ब्रेन के अंदर ट्यूमर जब बड़ा होता है तो वो ब्रेन के बहुत सारे हिस्से को दबाता है और अगर उससे कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है कि उसको हाथ पे फालिस हो रहा है, चेहरा नहीं चल रहा, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, आंख की रोशनी में कमी आ रही है, तो ये सोचा जाता है कि अगर हम ऑपरेशन करके नहीं निकालेंगे इसको तो मतलब परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। एक चीज समझने वाली है कि ओपन सर्जरी जो होती है और जो न्यूरो सर्जरी हम रेडियो सर्जरी की तरह करते हैं, दोनों में मेन फर्क ये है कि ओपन सर्जरी में हम जब सिर खोल के ऑपरेशन करते हैं तो जो भी ट्यूमर है उसको तभी निकाल देते हैं जितना भी हम निकाल पाए। ये बिल्कुल मिथ है कि हम 100% अगर ऑपरेशन कराएंगे तो 100% ट्यूमर को निकाल देंगे। ये पेशेंट की एक्सपेक्टेशन है कि डॉक्टर साहब ट्यूमर पूरा निकाल देंगे। डॉक्टर भी पूरी कोशिश करता है कि हम पूरा निकाल सकें, परंतु ज्यादातर ये पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ना कुछ ट्यूमर अंदर छूट जाता है, ट्यूमर दोबारा आगे बढ़ के मदद करता है। तो कई बार प्लान करके भी ट्रीटमेंट करा जाता है कि हम ऑपरेशन करके जितना सेफली निकाल सकें उसको छोटा कर दें और उसके बाद दबाव कम कर दें ब्रेन पे और उसके बाद बचे कुछ को रेडियो सर्जरी से फिनिश करें। तो ये कई तरह की टेक्निक्स है जो हमें इंडिविजुअली पेशेंट के लिए डिसाइड करनी पड़ती है। इसका इस चीज से मतलब नहीं है कि 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है कि 3 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। ये सब गलत मिथ है कि हम 2 सेंटीमीटर का करेंगे, 5 का नहीं करेंगे, 4 का नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हर बीमारी, हर ट्यूमर की अलग टेंडेंसी होती है, अलग बायोलॉजी होती है और उसको करने के लिए हमें अलग डोज का यूज करना पड़ता है। और कितनी हम ट्यूमर को डोज देते हैं उसके छोटा होने का या बढ़ने से रुकने का टाइम भी अलग अलग है। तो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है
कि हम 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर करेंगे। ये हमें उस पेशेंट के जो अभी प्रेजेंट तकलीफें हैं उनको सोच के जो हम एमआरआई से पता लगाते हैं कि ये किस तरह का ट्यूमर हो सकता है, उनको सबको स्टडी करने के बाद ये डायग्नोस करते हैं कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं। ओके। सर, आपने अभी एसआरएस के बारे में बताया कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, किन किन केसों में इसको यूज़ करते हैं। आप हमें ये बताइए सर कि जो एसआरएस रेडियो सर्जरी है ये काम कैसे करती है, और इस ये तकनीक, ये प्रक्रिया क्या है, और इसमें कितना समय लगता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने पूछी है। अच्छी बात ये है कि आप ये चीज जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये सारा कार्यक्रम है क्या। ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। जब 100 साल पहले रेडिएशन के असर मालूम पड़े, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी डिफाइन करी, तो बहुत स्टडी करने का मालूम पड़ा कि जो रेडिएशन होता है वो शरीर के अंदर डीएनए को डैमेज करता है। डीएनए को डैमेज करने का मतलब है उस जगह प्रजनन की शक्ति खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर टिश्यू की, जहां पे भी रेडिएशन जा रहा है। ये इस पर डिपेंड करता है कितना रेडिएशन जा रहा है। अगर कम जा रहा है तो शायद कोई असर ना हो, अगर बहुत हल्का रेडिएशन है तो हो सकता है उसका फायदा भी मिले, मरीज को इम्यूनिटी बढ़ जाती है कई बार कहते हैं। परंतु अगर फोकस रेडिएशन किसी खास एरिया को दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर डोज से ज्यादा, तो वो धीरे धीरे उस रेडिएशन से डीएनए को डैमेज करेगा और उसके अंदर की कोशिकाओं के प्रजनन की शक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे हमारी चमड़ी लगातार बदलती रहती है, अगर हम रेडिएशन दें और उसके अंदर डीएनए का डैमेज हो जाए तो उस जगह छाला पड़ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर की चमड़ी थी वो अपने टाइम में गिर गई और नीचे से नई नहीं बन पाई। इसलिए जैसे हम कहते हैं जो ट्यूमर कैंसर के लिए यूज करते हैं, तो बहुत बार देखते हैं कि मरीजों के बाल झड़ गए या उनके स्किन में कलर चेंज हो गया। ये सारे डैमेज अनवांटेड रेडिएशन की वजह से है। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी क्योंकि बहुत एक्यूरेट है, और अब जो मशीनें साइबर नाइफ, गामा नाइफ, एज़ैप ये बन गई है, ये बहुत एक्यूरेटली फोकस करके रेडिएशन देती है, इसलिए आसपास की चीजों पे रेडिएशन को जो खराब असर होते थे उनको बचाया जा सकता है। जो सेल है उसके अंदर डीएनए जो हम कहते हैं क्रोमोसोम के अंदर है, उसको अगर हम दोनों स्ट्रैंड ब्रेक कर दें, मतलब जो एक स्पाइरल जैसा सीढ़ी की तरह बना हुआ होता है उसके अगर दोनों डंडियां हम तोड़ दें तो वो प्रकृति रिपेयर नहीं कर पाती। उस वजह से रेडियो सर्जरी का जो एक दिन में हम तेज रेडिएशन देते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय धीरे धीरे रेडिएशन देने के। तो एक पर्टिकुलर डोज के बाद ऐसा इफेक्ट आ जाता है, जबकि वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। और ये हर टिश्यू के लिए डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि मेनिंजियोमा में कोई वही डोज असर करेगा जो श्वानोमा में या ग्लायोमा में। सबके लिए अलग अलग डोज है, उस डोज पे ही वो प्रॉपरली कंट्रोल हो पाते हैं। जो हम रेडिएशन देते हैं उस पे हमें प्लान करते टाइम ये फोकस करना पड़ता है कि हम आसपास की चीजों को कितना रेडिएशन दे रहे हैं, बाकी चीजों को नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी होती है, और हम लोग उस ट्यूमर को भी इफेक्टिव डोज डिलीवर कर पाए। तो ये एक्सपीरियंस से आता है और समय के साथ हम लोग सीखते हैं और कर पाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एसआरएस हम आपने अभी बताया कि हम ब्रेन ट्यूमर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कैंसर हैं, ब्रेन में ट्यूमर्स हैं, एसआरएस टेक्निक उनके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि इसकी सफलता दर क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं पेशेंट को? अगर हम किसी भी चीज को बुरी तरीके से करें, चाहे वो कार ड्राइव करना हो, तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है आपका कार चलाने में, साइकिल चलाने में भी, स्केटिंग करने में भी। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो टारगेट है हमारा वो हम अचीव करेंगे सेफली कि नहीं करेंगे। रेडियो सर्जरी क्योंकि स्टीरियोटैक्टिक सिस्टम को यूज करती है, इससे कि हम 3 डायमेंशन में नेविगेशन करते हैं, हम टारगेट पे रेडिएशन को फोकस कर पाते हैं और साथ ही साथ आसपास की जगहों का रेडिएशन कम से कम कर देते हैं, जिससे कि ट्यूमर को इफेक्टिव रेडिएशन जाता है, आसपास की चीजों को नहीं जाता है। ब्रेन के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे आंखों की नस है, ब्रेन स्टेम है, और भी बहुत वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे एक डोज से ज्यादा जाने पे उनको नुकसान हो सकता है। तो जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको करते समय हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या रेडिएशन दे रहे हैं और आसपास कितना जा रहा है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। वो उसमें कई घंटे लगते हैं, हम लोग बड़ी मेहनत के साथ प्लानिंग करते हैं, उनको रेडिएशन का प्लान करके फाइनल रेडिएशन डिलीवर होता है। सर, आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है एज ए न्यूरोसर्जन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, और आपने कई सारे पेशेंटों को ट्रीट किया है।
अपना कुछ अनुभव हमें बताइए सर कि किस तरह के केस आपके पास आए हैं और उनका इफेक्ट जो रेडिएशन एसआरएस आपने उन पेशेंटों को दी है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे बारे में, जो पेशेंट उनका सर्वाइवल रेट और उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई हो एसआरएस देने के बाद, तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए। मैंने न्यूरो सर्जरी फील्ड में जो एंट्री करी वो ट्रेनिंग इसीलिए ली थी क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे नोन लोग भी एक्सीडेंट या ट्यूमर की वजह से मर गए, और भोपाल में जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। पर जब मैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो ट्यूमर निकाल रहे हैं वो बहुत जरूरी है सर्जरी करना, क्योंकि बड़े बड़े ट्यूमर लेके पेशेंट आते थे। पर उसके बावजूद जो ट्यूमर हमें लगता था कि बहुत बड़ा नहीं है और पेशेंट बिल्कुल ठीक चलता हुआ आ रहा है, उसकी सर्जरी करने के बावजूद उसको कमजोरी आ जाती है। तो ये अनवांटेड है कि एक पेशेंट चलता फिरता हुआ आया और हम उसके अंदर हमें मालूम पड़ा एक ट्यूमर है, हम निकालना चाहते हैं और उसमें हम कुछ ऐसा नुकसान कर जाए कि मरीज को परमानेंट लाइफ टाइम डिसेबिलिटी हो जाए। यही सोच के मैं उस ट्रेनिंग के टाइम पे ही रेडियो सर्जरी के बारे में ज्यादा पढ़ाई करी और कोशिश करी कि ट्रेनिंग के लिए कहीं जाऊं। कई जगह अप्लाई करा, कई जगह मिला भी अपॉइंटमेंट, कहीं पे स्कॉलरशिप नहीं मिली। अल्टीमेटली 96 में मैं जापान में ट्रेनिंग के लिए गया। उस टाइम में इंडिया में कोई मशीन ऐसी नहीं होती थी जिसको हम कह पाए कि रेडियो सर्जरी के लिए इफेक्टिव मशीन है, और वहां पे एकदम जीरो से हमने चीजें सीखी। उस टाइम पे मैंने स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम भी यूज नहीं करा था, देखा भी नहीं था, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में नहीं था जयपुर में। तो जो मेरे टीचर थे उनको मेरे वहां पहुंचने के बाद ये मालूम पड़ा कि मैंने तो कभी स्टीरियोटैक्टिक करी ही नहीं। तो उन्होंने मुझे जीरो से स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक्स, नेविगेशन, कई तरह की ऐसी टेक्निक सिखाई और अल्टीमेटली हम गामा नाइफ की एक अच्छी ट्रेनिंग ले पाए। रेडियो सर्जरी करना इससे शुरू नहीं होता कि हम टेबल पे बैठे हुए हैं आज और हम प्लानिंग कर रहे हैं कंप्यूटर पर। रेडियो सर्जरी की प्लानिंग जब हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आता है और उसका हम पहली बार एमआरआई एक्सरे देखते हैं, उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि हम क्या करेंगे। हमें देख के मालूम होना चाहिए कैसे प्लानिंग करते हैं। आज जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो बहुत एडवांस्ड है। जब 96 में मैं ट्रेनिंग करता था तो सॉफ्टवेयर मैनुअल था, हम केवल 12 पोजीशंस पे सिंक दे सकते थे और हमें अपने हाथ से प्लानिंग के डिजाइन बना बना के प्लानिंग करनी पड़ती थी। घंटों लगते थे प्लानिंग में, अब कुछ मिनट लगते हैं। तो जो अब हम कर पा रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गया है, और क्योंकि मशीनें और नए कंप्यूटर्स आ गए हैं इसलिए हम इस टेक्निक को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। तो ओवर ईयर्स बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई। जैसे जो मेटास्टेसिस नाम की बीमारी है, कई ट्यूमर होते हैं ब्रेन में। अगर हम रेडियोथेरेपी करते हैं तो चांस होता है कि बाकी नॉर्मल ब्रेन पे बहुत डैमेज होगा और जो आदमी की सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त कभी आ सकती है। परंतु अगर हम 25, 30, 40 ट्यूमर भी रेडियो सर्जरी से ट्रीट कर रहे हैं तो मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके नॉर्मल इससे बच जाते हैं और ट्यूमर सब खत्म हो जाते हैं। तो ओवर ईयर ये देखा गया है कि हम आगे चल के हो सकता है शायद बहुत सारे ट्यूमर्स जो आज की तारीख में भी हम नहीं यूज कर रहे हैं रेडियो सर्जरी, वो भी रेडियो सर्जरी से ही ठीक करें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंसान की बौद्धिक क्षमता ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें कोशिश करनी है जहां तक ज्यादा से ज्यादा बचा सके। जैसे अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करा जो ग्लायोब्लास्टोमा का पेशेंट था, जिसमें लाइफ करीब 1.5 साल होती है, परंतु केवल रेडियो सर्जरी से हम उसको 11 साल तक बचा पाए और उसकी मृत्यु भी रेडियो सर्जरी की वजह से नहीं हुई, वो किसी और कारण से उसकी डेथ हुई। ब्रेन के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक थी। तो ये हम कह सकते हैं कि हम बहुत डिफिकल्ट केसेस को ट्रीट कर पाएंगे जो हम पहले गिव अप कर देते थे कि हम नहीं शायद कर पाएंगे। इसलिए रेडियो सर्जरी एक लाइफ सेविंग और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने वाली मशीन है और टेक्निक है, और क्योंकि मशीनें बहुत कॉस्टली है इसलिए हर न्यूरो सर्जिकल सेंटर
वो अडॉप्ट नहीं कर पाता, परंतु आने वाले कल में शायद सभी कर पाएंगे। आपका मतलब डॉक्टर साहब कि मरीज अगर हमारे पास सही समय पे आए तो हम सही समय पे मरीज का निदान कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं और सही समय पे पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि भविष्य में आप स्टेरोटेक्टिक रेडियो सर्जरी को भारत में कहाँ देखते हैं और अभी भारत इस टेक्निक में कहाँ पे है, और आप क्या संभावनाएं आपको लगती है कि हमें कहाँ पे होना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक पेशेंटों को एसआरएस के जरिए रिकवर कर सकें? देखिए, मैं जापान में ट्रेनिंग लेने गया था 30 साल पहले, 96 में। तो आज 95 और दिसंबर में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए मार्च में वो 30 साल पूरे हो जाएंगे। तब मशीनें नहीं होती थी इंडिया में। ऐसा नहीं था कि लोगों को मालूम नहीं है कैसी बीमारी होती है, पर मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। और 89 में जो किताब छपी है न्यूरो सर्जरी की, उसका आखिरी चैप्टर रेडियो सर्जरी है, कॉमन लाइफ के ऊपर है। तो ये भी नहीं कह सकते कि न्यूरो सर्जन जो पढ़ के पास हो रहे हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, परंतु जो चीज प्रैक्टिकली सामने दिख रही है, जो हमारे पेशेंट के साथ हो रहा है, उससे हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे करके जो मशीनें लगी हैं, करीब 6 गामा नाइफ सेंटर फंक्शनिंग है इस वक्त इंडिया में, करीब 8 या 9 साइबर नाइफ सेंटर्स हैं, एक जैपेक्स सेंटर है। उसके अलावा जो रेडियोथेरेपी लिनेक में हम एक्स नाइफ कहते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर लगा के भी ऐसे कम से कम 20-25 सेंटर हैं। तो कई टेक्निक सेंटर ऐसे बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि मशीन है कि नहीं है, मशीन आप यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। हमें वो डॉक्टर चाहिए जो डेडिकेटेडली टाइम उसमें लगा के उन मशीनों को अच्छे से यूज कर पाए। अगर हमारा पर्पज यही कि भाई कोई छोटा ट्यूमर आएगा उसी को हम ट्रीट करेंगे, तो वो सही नहीं है। हमारी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा जहां तक कोशिश करें उस पेशेंट की हमें सिर खोल के सर्जरी ना करनी पड़े, तब रेडियो सर्जरी को सक्सेस माना जाएगा। अभी भी ये चीज डिफाइन नहीं हुई है। दूसरा, रेडियो सर्जरी केवल एक ही दिन में करने की टेक्निक है, परंतु आजकल लोग कई टुकड़े में भी रेडिएशन करते हैं, उसको भी रेडियो सर्जरी कहते हैं। जबकि टेक्निकली अगर आप डेफिनेशन देखते हैं आज के कंसेंसस के हिसाब से, तो वो फ्रैक्शनेटेड रेडियो सर्जरी कुछ नाम की कोई चीज होती नहीं। ये सारी रेडियोथेरेपी या बॉडी स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन, ये इस तरह की चीजें हैं जो कि रेडियो सर्जरी से डिफरेंट है। रेडियो सर्जरी अब केवल ब्रेन के लिए यूज होता है वर्ड। तो हम लोग जहां तक हो सके कोशिश करें कि सर्जरी अवॉइड करें और ब्रेन को बिना खोले ही ट्रीटमेंट कर पाए। आने वाले समय अच्छा है, लोगों को इंटरेस्ट है इस टेक्निक में। भगवान चाहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये टेक्निक कर पाएंगे। जैसे कि जब मैं ट्रेनिंग करके लौटा इंडिया, तो मैंने ओपन न्यूरो सर्जरी और बाकी तरह के ट्रीटमेंट्स करना बंद कर दिया। मैं केवल और केवल रेडियो सर्जरी ही कर रहा हूँ 30 साल से। तो आगे भी शायद ऐसे लोग हों जो डेडिकेटेडली केवल एक ही फील्ड में काम करना चाहें। मल्टीपल फील्ड में काम करने से बहुत सारे फायदे होते हैं आपको, परंतु आपको संतुष्टि तभी मिलती है जब आप एक ही काम बहुत अच्छा कर पाए। तो मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फील्ड में आए और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर हमको आज स्टेरोटेक्टिक रेडियो सर्जरी के बारे में, और उन मरीजों के लिए ये सच में वरदान साबित होगी ये हमारी बातें डॉक्टर महीप कौर सर से, कि न्यूरो के पेशेंट बिना सर्जरी के भी रेडियो सर्जरी करा सकते हैं, बिना सिर को खोले हुए भी रेडियो सर्जरी करा सकते हैं। और जिनको ये डर है कि ऑपरेशन करने के बाद हमारी मृत्यु हो सकती है या हमारे नोनटो की मृत्यु हो सकती है, स्टेरोटेक्टिक रेडियो सर्जरी के जरिए हम डॉक्टर महीप के अनुसार प्रिसाइज डोज डिलीवर वहाँ पे कर सकते हैं और पेशेंट एक अच्छा जीवन आगे अपना व्यतीत कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम यहाँ पे आने के लिए और हमको एसआरएस के बारे में बताने के लिए। नमस्कार।